हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर। ठीक है, लेक्चर में हम लोग शुरुआत के जो टाइम होंगे आई थिंक अप्रॉक्स 15 मिनट्स। इसमें हम लोग कुछ एक्सपोनेंट से रिलेटेड समझने वाले, पावर से रिलेटेड समझने वाले। तो थ्योरी से पहले हम ये आपको फिल कराना चाहते हैं कि क्या रीज़न है कि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन में आपको ये थ्योरी काम आएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं थ्योरी की क्या है। तो बच्चों यहाँ पे थ्योरी ये है, लिखा है 8 फैक्टोरियल। अब मैं इसको एक्सपेंड किया तो आपको पता है एक्सपेंशन 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाता है। अब मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर फैक्टोरियल नंबर में एक्सपेंशन के समय प्राइम नंबर के पावर कितना कितना होगा। जैसे मैं पूछूँ इस सवाल में कि 2 के पावर क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में 2 के पावर पूछूं, या पूछूं 3 की पावर क्या होगा, या पूछूं 7 पावर क्या होगा, या 5 की पावर क्या होगा, कैसे करेंगे। तो इसका क्या है, सबसे पहले 8 को ओपन कर लो तो 2 इंटू 2 7 का एक ही होगा, 6 में 2 इंटू 3 5 का भी एक ही है क्योंकि खुद ही प्राइम है, 4 को 2 इंटू 2 3 2 1। तो था बच्चों इसमें प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है, सॉरी 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार यहाँ, 1 4 5 6 7 7। अब मेरे पावर कितना है, तो ये 2 बार आ रहा है, 1 2। अब अगला प्राइम नंबर 5 है और 7 बाई चांस एक ही बार आ रहा है। तो मैं अगर पूछता कि फैक्टोरियल 8 में 2 के पावर क्या होगा, 2 के पावर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 7 होगा। मैं पूछूं कि 5 के पावर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा वो 1 होगा। 7 पावर क्या होगा, वो होगा 1। तो अभी जो फॉर्मूला सीख रहे हैं वो सिर्फ सीखने जा रहे हैं प्राइम नंबर के पावर। लेकिन इन केस आपसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 10 की पावर क्या होगा या 15 की पावर क्या होगा, तो इस तरह की चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, बट जो डायरेक्ट थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के लिए पढ़ाया गया है, प्राइम नंबर के लिए बनाया गया है। ये टाइम आपका कंज्यूम होगा। अब देख सकते हो यार 8 फैक्टोरियल था तो इतना लेंदी गया है, लेकिन अब सोचो यहाँ पे लिखा है 12 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल, तो हमारा 30 फैक्टोरियल लिखा है तो लिखोगे 30 29 28 27 26 25 24 23 इस तरह 1 तक लिखेंगे। उसके बाद हम फैक्टर खर्च सर्च करेंगे कि 2 कहाँ कहाँ आ रहा है, खोजेंगे उसमें, फिर 3 खोजेंगे 5 खोजेंगे, इस तरह से सर्च किया जाएगा, फिर आप शायद बता पाओ क्या आएगा। लेकिन ये थ्योरम ये है कि आपको ये बता देगा 100% कि उस पर्टिकुलर प्राइम नंबर के पावर फैक्टोरियल में कितना होगा, कितना है। तो ये जितने भी बेस हैं ध्यान देखो, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 3 5 7, ठीक, फिर 11 13 17 19 इस तरह जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर में आते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम आता है। जैसे 7 के बाद अगला क्या आएगा 8, लेकिन 8 तो इसी के अंदर आ गया होगा। फिर से 8 बाद आएगा 9, तो 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, वो तो इसमें छुपा हुआ है। फिर आएगा मान लो 10, तो 10 में 2 इंटू 5 लिखा है, तो 2 भी इसके अंदर है 5 भी इसके अंदर है। मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको हम प्राइम नंबर के पावर में लिख सकते हैं, इस तरह का। ठीक है, तो ऐसे मैंने बोला है पावर ऑफ प्राइम पी द नंबर ऑफ फैक्टोरियल एन। जितने भी क्वेश्चन हो उसमें प्राइम नंबर का अगर आपसे पावर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला सीख रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। जैसे मैंने लिखा है फैक्टोरियल का जो एक्सपेंशन मीनिंग है 2 पावर 3 पावर 5 पावर 7 पावर, और इसी तरह के ही प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से। तो अब जैसे मैंने लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि ए कैसे होगा। ए मतलब किसका पावर है, ये 2 का है। तो इस तरह से आपको ब्रैकेट बनाना है, ऊपर लिखने हैं आपको n, ऊपर लिखने हैं n। उसके बाद हम किसका पावर चाहते हैं 2 का, तो लिखेंगे 2, फिर प्लस n, फिर 2 लिखा, फिर 2 को पावर बढ़ाएंगे, प्लस फिर n, फिर 3 को पावर 3 करेंगे, फिर n, फिर पावर बढ़ाएंगे।
अब आपके दिमाग में बच्चों ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रोसीजर कब तक फॉलो करेंगे, बेस में एक एक पावर कब तक बढ़ाते रहेंगे। तो ये आपको तब तक बढ़ाना है जब तक ये जीरो ना आ जाए, टिल जीरो कम्स। अब मैं थोड़ा इस बॉक्स के बारे में बॉक्स हमारा मैथमेटिकली ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, मतलब जैसे अगर लिखा है 5.3 तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट होगा 5, मतलब दशमलव के पहले वाला, ठीक है। और ये अंडरस्टूड है कि ये जो नंबर्स होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, तो ग्रेटेस्ट पार्ट आपको पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि बताओ भाई साहब कि 17/3 की वैल्यू क्या होगा, तो आप दिमाग में 17/3 से डिवाइड कर लेना, तो ये कुछ आएगा इस तरह से, ठीक, 0.618 तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकली कितना आ रहा है 5.6, तो ग्रेटेस्ट पार्ट आ जाएगा 5। अगर इन सबसे बच जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल पढ़ लेना 3 पारा इतनी बार कि 17 से जस्ट कम आए, तो कितनी बार में आएगा 5 बार में, वही आंसर लिख दो। आपको डेसिमल में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ काम आएगा, मतलब बिना डेसिमल के पहले जितना आ सकता है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट फॉर्मूले में ये लिखेंगे, इस जगह टेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, ध्यान दें ये सारी चीजें आपको मॉडुलस चैप्टर में पढ़ाई गए। ये पावर बताओ, यहाँ पे हम 3 ठीक, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट भाई, कि ये तब तक लिखेंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए, जैसे ही जीरो आएगा रुक जाएंगे, क्यों कोई फायदा नहीं होगा ना, जीरो आएगा तो आगे 0 + 0 + 0 + 0 पर मल्टीपल टाइम्स आएगा। अब यहाँ सी किसका पावर, बटे 5², फिर आएगा n/5³ फिर आएगा n/5⁴ टिल 0 कम्स। ठीक है, इसी तरह से अगर 7 पर पूछता तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7² 7³ 7/5, ठीक, मतलब 7/4, और एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक इसके ग्रेटेस्ट पार्ट का जो आंसर हो वो जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो जब जीरो आएगा, जिस प्लेस पे जीरो आएगा वही रुक जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सारी चीज़ों को समझने के बाद इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस की और देखते हैं इसको किस तरह से उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको पहला ध्यान जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन फैक्टोरियल में हो, तो ठीक है फैक्टोरियल लगा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जिस चीज़ का हम पावर पूछ रहे हैं वो पावर प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो ये 100% 3 लिखा है और 3 एक प्राइम नंबर होता है। अच्छा, दूसरी बात, फॉर्मूला भले ही प्राइम नंबर के लिए पढ़ा गया है बट कभी पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, मान लो आपसे पूछ दे सकता है कि 15 के पावर क्या होगा या 18 के पावर, इस तरह से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। अब अभी कुछ मिनट की बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर पे लिखना सीख जाए, ठीक स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्या है। तो आपको फैक्टोरियल 50 के ओपन करते समय 3 का पावर सर्च करना है। तो जैसे 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। फैक्टोरियल का कोई भी नंबर जो होगा वो इसी फॉर्मेट का होता है, क्योंकि हमें b चाहिए 3 की पावर में। तो b के लिए हमें क्या करना चाहिए, n/3 प्लस 50/3² प्लस 50/3³ अब बात करते हैं कब तक करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आपको बीच बीच में डिवाइड करके चेक करना पड़ता रहेगा। जैसे ये 9 हो गया, अभी भी 9 से डिवाइड हो सकता है, तो और बढ़ेंगे आगे। जैसे 3/4, तो 3/4 क्या होता है 81। अब देख सकते हो ऊपर 50 है नीचे 81 है, तो नीचे ज़्यादा है ऊपर के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आ जाएगा 0। तो थ्योरम क्या कहा गया था, टिल 0 कम्स, जब तक कि 0 ना आ जाए
तब तक आपको लिखते रहना है। तो यहीं पे 0 कम्स हो रहा है, इसीलिए हम आगे का पावर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब ग्रेटेस्ट पार्ट है। तो आप बताओ 50 में 3 से अगर डिवाइड किया जाए, तो मैंने कहा था डेसिमल के पहले जितना आएगा, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। मान लो 3 से अगर डिवाइड करें तो 318, ठीक है, और में भी ले जा सकते हो, तो 318 फिट्स हो जाएगा। तो 6 तो आ रहा है, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेसिमल थोड़ी ले जाएंगे बार बार, इतना टाइम थोड़ी होता है। अगर डेसिमल के पहले तक ले जाओ, जो कुछ आएगा वो, यानी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए, 60 प्लस, इसी तरह से हिसाब है। तो ऊपर 550 है, नीचे 9 है, 50/9 और 9 का अगर डिवाइडेड किया जाए तो 50 से कम कब आएगा, तो आई थिंक ये आ रहा है आपका 5 टाइम्स में, क्योंकि 6 टाइम्स में 54 हो जाएगा। तो 50 से कम सिर्फ 5 टाइम्स में आ रहा है, इसलिए 5 हो गया। यह आ जाएगा आपका 27, 27 दूनी 54, तो 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए ये 1 बार जाएगा। और ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसलिए 0 होगा। तो देखो मैंने थ्योरम कहा था टिल 0 कम्स, जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको लिखना था। तो इसीलिए मैं बीच बीच में डिवाइड करके चेक कर रहा था कि 0 के आसपास किस में बन रहा है, 4 टाइम में बन रहा था, इसलिए रुक। तो यह आ जाएगा 22। इसका मतलब है कि पावर ऑफ 3, यानी कि इस पर्ट को जब एक्सपेंड करेंगे 50, 49, 48, 47, 40 करते करते 3 to 1 तक, तो इन सारे मल्टीप्लिकेशन में जो 3 के पावर आएगा, ये उस चीज का जवाब दे रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या पी की जगह पे 22, यानी कि इसके एक्सपेंशन में 3 का जो पावर बनेगा वो 100% 22 ही बनेगा ऑलवेज। ठीक है, तो ये सवाल खत्म होता है, नोट कर लो। ये तो बेसिक बात है। सेलेक्ट स्टूडेंट कितने करने हैं, वो है 5। ठीक, अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। यहाँ कहा गया कि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलवेज सेलेक्टेड है। तो अब जो सेलेक्टेड है उसको थोड़ी ले जाएंगे भाई, जो लोग सेलेक्टेड है उसको थोड़ी ले जाया जाएगा कहीं भी, वो तो पहले से बस में बैठा होगा। मान लो किसी टूर पे जा रहे हैं 11 बच्चे, और डिसाइड किया गया कि भाई 5 बच्चे को सेलेक्ट करो, 5 बच्चे को सेलेक्ट करो, टूर पे जाना है। बट किसी ने कहा, किसी बॉस ने कहा भाई साहब 5 में से जो 2 बच्चे ना मेरे रहने चाहिए, ऐसा किसी ने बोला अगर, तो अब बताओ टूर पे जाने के लिए कितने लोगों में लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों तो खुद बोलते हैं भाई साहब 2 बच्चे मेरे उसमें जाएंगे चाहे जो हो जाए। तो अब लड़ाई तो सिर्फ 3 बच्चों में होगी ना, किसके 3 जाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि रिस्ट्रिक्शन। अब बताओ रिमेनिंग स्टूडेंट कितने होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फाउंडेशन लग गया है, 2 बच्चे तो पहले से अवेलेबल है। तो अब जो आप सिलेक्शन करो तो 9 में से करो, और बताओ अब सेलेक्ट कितने करोगे अब, क्योंकि उस टूर पे जाने के लिए आपके पास 2 बच्चे पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं। तो 5 में से 2 पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि 3। इसका आंसर क्या है बच्चों, 9C3, 9C3। उससे पहले मैथमेटिकली ये लिख लेना, बेटा रहेगा 11 - 2 C5 - 2 = 9C3। ठीक, तो यहाँ पे देखो रूल क्या बन रहा है, फाइनल रूल ये बन रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स अगर ऑलवेज इंक्लूडेड हो, यानी कि उसमें उसको हमेशा सेलेक्ट करना ही करना है, उसको हमेशा लेना ही लेना है, तो इस तरह की चीज़ों में आप हमेशा ऊपर में भी घटाते हैं और नीचे वाले में भी सबट्रैक्ट करते हैं। पी पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज इंक्लूड, तो ऊपर में सबट्रैक्ट करेंगे और नीचे में भी। ठीक है, तो ये रखने का तरीका है। और अगर नेवर बोल दें तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले में हटाने हैं, सिर्फ ऊपर वाले में हटाने हैं। लेकिन अगर ऑलवेज कह दें कि वहाँ पे हमेशा रहना चाहिए, सेलेक्टेड है, ऑलवेज देयर, इस तरह के कई सारे नाम होंगे, तो इस केस में दोनों को सबट्रैक्ट करना होगा दोनों जगहों। ठीक है, याद करने तरीका है। फिल कराने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सा प्रयास किया हूँ बताने का। ठीक, अब चलते हैं मिक्सअप क्वेश्चंस, जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी शायद हो सकते हैं।
आइए देखते हैं स्टूडेंट। तो मिक्सअप क्वेश्चन करने से पहले हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग मिक्सिंग क्वेश्चन करेंगे कुछ समय के बाद, जिसमें पहला रूल आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको एक ही चीज़ में से और एक चीज़ निकालने होते थे उसी डाटा में से। अब आपको किसी क्वेश्चन में एक समय पे दो दो जॉब दिए जाएंगे, दो दो काम करने के लिए कहा जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चंस को पढ़ गए कि वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या उसमें बातें होनी चाहिए, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कहा गया है इफ़ एन ऑपरेशन या जॉब, कोई ऑपरेशन हो मतलब कोई काम करने को कहा गया या कोई जॉब हो, कैन बी परफॉर्म इन एम वेज, उस काम को करने के जो तरीके हैं उस बंदे के पास वो एम तरीके हैं। ठीक है, एंड सेकेंड ऑपरेशन या सेकेंड जॉब, कोई दूसरा काम है, कोई दूसरा बंदा है, कैन बी परफॉर्म इन एन वेज, कैन बी परफॉर्म इन एन वेज, बंदा दूसरा भी हो सकता है या वही भी हो सकता है, चलेगा। फिर से बोलते हैं, कोई एक बंदा है जो उसको एम तरीके से कोई काम करता है, कोई दूसरा काम है उसी को एन वे से करता है, कोई दूसरा काम है उस काम करने को उसके पास एन वे से, एन तरीके, तब जाकर आपको पता है, आपसे कहा जाएगा क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ। ये वर्ड आपको सुनने को मिलना चाहिए हर सवालों में, बोथ या कई सारे नाम आएंगे बीच बीच में। ठीक है, तो पहले और दूसरे जो दोनों जॉब दिए गए थे उन दोनों जॉब के दोनों करने का क्या तरीका होगा, यानी कि बोथ ऑपरेशन या जॉब साइमल्टेनियसली या टुगेदर विल बी m into n वेज। यानी कि आपको मल्टीप्लाई दो अलग अलग तरीके का तभी करना है जब पहला किसी अलग तरीके से काम हो रहा हो, दूसरा कोई काम अलग तरीके से, और आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि दोनों काम कितने तरीके से हो सकते हैं एक साथ, यानी कि टुगेदर या साइमल्टेनियसली। तो उस सिचुएशन में कहेंगे कि वो अलग अलग निकाल लो और आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा कि हम क्वेश्चन समझें कि मल्टीप्लाई का डिसीजन कैसे लिया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन थ्रू। तो आइए मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यह लिखा है कि इन ए क्लासरूम देयर आर 15 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। सपोज दैट मान लो क्लास 12th का है, उसके अंदर 15 लड़के बैठे हैं, 6 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, 15 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट कैसे हैं 12th क्लास में, तो हो जाएंगे 21 गर्ल्स, जैसे पूछ रहा था बस। अब कहा गया है कि द टीचर वांट्स, टीचर की इच्छा है, टीचर चाहता है कि टू सेलेक्ट ए बॉय। कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक बॉयज़ चाहता है उसी क्लास से, तो यहाँ लिखा है ए बॉयज़, और एक गर्ल्स चाहता है क्या करने के लिए, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन। कोई भी फेस्टिवल होगा उसमें चाहता है कि परफॉर्म जो करे एक बॉयज़ हो और एक गर्ल्स हो साथ साथ। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द टीचर कैन मेक द सिलेक्शन इज, मतलब इस काम को करने का टीचर के पास ऐसे कितने सिलेक्शन पॉसिबल होंगे। ठीक है, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स को काउंट करके। तो याद रखो यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो वो बात की बात है। सबसे पहले हम टीचर की बात मानते हैं। बताओ सेलेक्ट बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, पहले देख लो। बॉयज़ इन टोटल 15 और गर्ल्स टोटल 6। सेलेक्ट कितने करने, पढ़ो, एक बॉय सेलेक्ट करने और एक गर्ल सेलेक्ट करने। तो सेलेक्ट करने आपको 1 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स। तो बताओ 15 बॉयज़ में से एक बॉय सेलेक्ट करने कितने तरीके होंगे, 15C1। 6 गर्ल में से एक गर्ल सेलेक्ट करने कितने होंगे, 6C1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे पता करें कि मल्टीप्लाई होगा, तो उसके लिए टीचर की बात को सुनो कि क्या कह रहा है वो। इनकी इच्छा है कि टीचर वांट्स टू सेलेक्ट ए बॉयज़ एंड ए गर्ल्स, और आज के बाद एंड कहीं भी दिख जाए तो हिंदी में तो और होता ही है, एंड का जो मैथमेटिकल मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इस चैप्टर में एंड वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन।
एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रहे। जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एंड का मतलब वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन बताया था मॉडल लीनियर इक्वालिटी में, जब लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ाया था तब। यहाँ पे जो एंड है, इस एंड का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से। टीचर की इच्छा है कि दोनों लोग रिप्रेजेंट करें क्लास को, दोनों लोग नहीं, बोथ। एंड का मतलब क्या, दोनों लोग चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों का सिलेक्शन एक साथ होना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई मतलब एक बॉयज चला गया रिप्रेजेंट करने के लिए, वही गर्ल्स। अब दोनों को एक साथ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना है तो एक साथ आने टुगेदर एंड साइमल्टेनियसली, इसलिए टोटल वेज हो जाएंगे जो आपको दिख रहा है। ये हो जाएगा 15 वेज एंड दिस पार्ट इज 6। तो टीचर के पास टोटल 90 तरीके हैं इस काम को करने के, टोटल 90 वेज। ठीक है, फिर बोलना चाहूँगा कैसे पता चला मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे देख सकते हो टीचर पर दो काम दिया गया है, भाई आपको एक बॉयज ले जाना है और एक गर्ल्स ले जाना है, और दोनों को वर्क एंड यानी कि एक साथ कराना है किसी भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और स्टेज पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों खड़े होंगे, जो भी करना होगा उनको। तो 15, 16, 90 यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई किया गया था क्योंकि दोनों वर्क एक साथ करना चाहिए, टीचर की इच्छा है। ठीक है, तो ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नोट क्या लिखा है, पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी। एक कोई आदमी है, वो ए से सी तक जाना चाहता है। पर्सन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेल या फीमेल। तो ए से सी तक जाना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा है भाई हम ए से सी तक जाए, लेकिन बीच में एक रोड़ा है। आपको जाने का जो तरीका है सी तक पहुंचने का, आप पक्का बी से ही जाना है। आपको लिखा है वाया स्टेशन बी। जैसे दो स्टेशन के बीच में जब जाते हो तो वाया मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी जहाँ से डेस्टिनेशन चूज की और जहाँ जाना सीधे ट्रेन जाती है, ऐसा तो होता नहीं। कहीं ना बीच बीच में जंक्शंस भी तो आती है, उसी जंक्शंस को वाया कहते हैं, बीच में आता है। ठीक है, यानी दो डेस्टिनेशन के बीच में जो भी स्टेशन आते हैं उन्हें वाया वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे कहा गया वाया स्टेशन बी, यानी जो वाया है वो बी कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं होगा। जाना तो हमें से सी है, लेकिन वाया बी से होकर ही जाना है आपको। ठीक है, इनका क्वेश्चन का कहना है। फुल स्टॉप। देयर आर 3 रूट्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने के उनके पास 3 रास्ते हैं, यानी 3 तरह से ट्रैक बनाए गए। ए से बी जाने किसी भी रास्ते जा सकते हैं। बी पे आ गया। अब फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी आपको कितने रास्ते हैं, 4 रूट्स है फ्रॉम बी टू सी, यानी बी से सी तक जाने के 4 रूट्स हैं, 1 2 3 4। उस पर्सन की इच्छा है कि हम ए से सी तक जाएं, लेकिन कंडीशन ये है कि बी से होकर ही जाना है। ठीक है, तो आप बताओ ए से बी तक जाने कितने रास्ते हैं, 3 वेज है। ए से बी तक जाने कितने वे, 3 तरीके, और बी से सी तक जाने के 4 तरीके। ठीक है, तो एक पर्सन ए से बी 3 तक जा सकता है या बी से सी 4 तक जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन कहना है। लेकिन आप बताओ क्वेश्चन की क्या अच्छा है, तो वो तो यार ए से सी तक जाना चाहता है, जाना तो उसे ए से सी तक, तो क्या ये ट्रेवल एक साथ करने पड़ेंगे। ये वेज दिखे यार, ये एक बार एक ही साथ 3 रोटी चला जाए क्या, एक ही आदमी यार, तो कोई ना कोई एक ही ट्रैक पकड़ के जाएगा ना। तो ए से बी जाने के 3 तरीके हो गए। अब बी पे आ गया, खाना पीना खाएगा, उसके बाद सी पे जाएगा, तो सी पे जाने के 4 रास्ते हैं यहाँ पे। तो दोनों वर्क एक साथ होना चाहिए, तभी आप सी पे पहुँच पाओगे। और कैसे पता किए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देख लो। उनकी इच्छा है कि ए से बी और 4 रूट से बी से सी, और देखो बीच में क्या स्पेलिंग दिख रहा है, एंड दिखा, तो एंड से पता चला कि आपको ये दोनों काम एक साथ करने होंगे। ठीक है, नाउ ए टू सी क्वेश्चन के हिसाब से तो ऐसे सी जाना चाहिए था, तो इसलिए इनके अलग अलग तरीके का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस बंदे के पास टोटल 12 तरीके हैं कि वो ए से लेकर सी तक जा सकता है, अगर वाया बी जाना है तो। ये फाउंडेशन है। इसी तरह का क्वेश्चन मैं एक और कराऊंगा कुछ समय के बाद, जब हम एडिशन थ्योरम पढ़ाएंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन रूल चल रहा है, अभी एडिशन रूल कुछ समय बाद पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे सेम टाइप का डाटा होगा, और वहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि जाकर देखो क्वेश्चन में कि मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में किस बात का डिफरेंस है,
कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यह पता चल रहा है कि ऐड करना है। ठीक है, तो जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे याद दिलाएंगे और एक सवाल में कराऊंगा भी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या कहेगा कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो पता चल गया। लेकिन ऐसा इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम बताएंगे। तो मल्टीप्लाई करने का एक सोर्स यहाँ पे है एंड, या अंडरस्टैंडिंग से आप सोच समझ सकते हो कि ए से सी जाना है, डायरेक्ट जा नहीं सकते, आपको पहले बी पे आना है फिर बी से सी जाना है। क्वेश्चन की इच्छा ये है, तो ए से सी जाने के लिए आपको दोनों तरीके एक साथ ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपने ये वाला चूज़ किया पहला वाला, बी पे आ गए, अब मान लो बी पे जाकर आप थर्ड वाला चूज़ करते हो, तो एक तरीका ये हो गया जाने का। इसी तरह से कितने तरीके हो सकते हैं, काउंट करोगे तो टोटल 12 आएगा। ठीक है, तो काउंट करना ज़्यादा अच्छा है कि मैथमेटिक्स लगा कर मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बेटर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो नोट करो, अब बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस का कुछ इस तरह का नया फॉर्मेट। इसमें लिखा है फाइंड पावर ऑफ 15 इन द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 15। अभी हम लोग जो थ्योरम पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूला सीख रहे हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ प्राइम नंबर के पावर को फाइंड करने का अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए 15 जो लिखा है 15, ये प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये 15 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, मल्टीपल टाइम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर 15 नहीं है, लेकिन थ्योरम तो यही कहता है भाई कि पावर आप सिर्फ प्राइम नंबर की पावर बता सकते हो। तो जब भी इस तरह का सवाल हो कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमेशा क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे प्लान बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट सपोज दैट ये 50 लिखा है, दिमाग में सबसे पहला काम आपके होगा 15 का फैक्टर। ठीक है, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा वो 3 and 5 आएगा। ठीक है, तो अब 15 को हम इस तरह से ब्रेक करें कि वो प्राइम नंबर में क्रिएट हो जाए। जैसे मान लो सवाल में आपसे कहा जाए कि 8 फाइंड पावर ऑफ 8 इन द वैल्यू ऑफ फैक्टर 50, तो 8 तो प्राइम नंबर एक ही नहीं होता है, तो 8 को मैथमेटिक्स क्या ले सकते हैं, 2 का क्यूब। तो देखो बेस में क्या है, प्राइम नंबर आता है, तो जो भी फैक्टर दिया जाएगा उसका आपको फैक्टर करना है इस तरह से, और इस तरह से करने को प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में। और प्राइम नंबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो प्राइम नंबर में ही लगता है। ठीक है, तो अब देखा गया कि 15 का जब फैक्टर करते हैं वो 3 और 5 आ रहा है, यानी कि इसमें दो अलग अलग प्राइम नंबर हमारे साथ डेवलप हो रहे हैं। तो एक बार आपको 3 के पावर सोचना है और एक बार आपको 5 के पावर सोचना है। ठीक है, जो आई देखते हैं, तो सबसे पहले आप सोचेंगे पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3, 3 की पावर क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 50/3 प्लस 50/3 का स्क्वायर, 50/3 पावर 3, 50/3 पावर 4, 3 पावर 4 बच्चों 81 हो जाएगा, ऊपर 50 नीचे 81 डिवाइड करो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट 0 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि इस तरह से आपको तब तक लिखने जाना जब तक कि पहली बार 0 ना आए। ठीक है, आई थिंक ये सवाल अभी हम जो कर रहे थे वही है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो ये 16 टाइम्स आएगा, 16 3 है 48, यानी 16 3 है 48, तो बस डेसिमल के पहले तक लिख लो। ये हो जाएगा 9 एंड 9 में 15 9 से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 27, 27 दिन होता है 54, तो यानी 2 बार में ज़्यादा हो गया, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनली, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, +0 कितना हो जाएगा 11 यानी 21 + 1 22। तो 3 का जो पावर बनेगा इसके एक्सपेंशन में वो 22 बनेगा। अब हमें 5 का पावर सर्च करना है, तो यहाँ लिखते हैं पावर ऑफ 5। ठीक है, तो 5 का पावर का भी कंसेप्ट वही है, 50/5, 50/5 स्क्वायर एंड 50/5 क्यूब। अब यहाँ पर मुझे रुक जाना चाहिए, रीजन क्या है, क्योंकि 5 क्यूब होता है 125, ऊपर है 50, नीचे है 125, तो नीचे वाला डिग्री हम ज़्यादा हो गया, मतलब नंबर ज़्यादा हो गया ऊपर रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है वो 0 होता है।
अब देखो 50 में अगर 5 से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली कट जाएगा, कितनी बार में 10 टाइम्स, प्लस ये हो जाएगा 25, 50 में 25 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करने से आ रहा है कितना, 12। ठीक, 12 आ गया, अच्छी बात। अब क्या करें, अब यहाँ पे हमारा एक स्टार्ट होता है क्वेश्चंस का मेन कॉन्सेप्ट कि 50 फैक्टोरियल में कुछ 2 के पावर भी आया होगा, कुछ 3 के पावर भी, 5 के पावर भी, 7 के पावर भी, लेकिन हमने सिर्फ 15 के पावर चाहिए। तो 15 के पावर तभी आएगा जब 3 5 वाले का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 वाले का मैक्सिमम पावर कितना है, 22 इंटू 5 वाले कितना है, 12। ठीक, और ऐसे तो बहुत सारे हैं, 7 भी आया होगा, 2 इंटू 2 के पावर में कुछ आया होगा, 3 के पावर पता चल गया, 5 पावर पता चल गया, 7 के पावर में कुछ आएगा। इस तरह से आपके कई सारे केसेस बनेंगे। लेकिन अगर आपको 15 चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 भी कहीं ना कहीं होगा, समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक, तो बताओ एक्सपोनेंट अगर चाहिए, मतलब पावर चाहिए 15 का, तो 15 का पावर के लिए, पावर ऑफ 15 के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ सोचना है, पेयर ऑफ 3 पावर 22 एंड 5 पावर 2, या ये कहें कि आप 3 5 का पेयर बना लो, कितना बन रहा है 3 5 का। तो अब बताओ इसमें 3 पावर 22 है और इसमें 5 पावर 12, तो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं 3 पावर 12। एक बार चेक करो, उसके बाद बात करते हैं। 3 पावर 22 को हमने लिख दिया कुछ इस तरह से, 3 पावर 12 प्लस 3 इंटू 3 पावर 10। तो इसका देखो पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन गया 15 पावर 12। तो कहने का मतलब ये है कि 15 पावर 12 आ गया और यही अपने चाहिए। तो ये क्या करे, बगल वाला क्या करेगा 3 पावर 10। तो कहने मतलब है हमें तो सिर्फ 15 पावर चाहिए ना, तो सिर्फ 15 पावर 12 बचेगा और जो 3 बचेगा उसका किसी आने वाले किसी भी टर्म के साथ फायदा नहीं होने वाला है, मतलब 15 नहीं बनने वाला मल्टीप्लाई के बाद। तो मल्टीप्लाई के बाद सिर्फ 15 जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम के पावर में हो रहा है, तो वो हो रहा है 12। इसका जो आंसर होगा कि पावर ऑफ 15 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर में 12। ठीक है, पावर ऑफ 15 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल इस तरह से होते हैं और काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड तो मैं फिलहाल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें रीज़न है इसका जो स्टार्टअप पॉइंट है वो आपको ये सारा तामझाम तब करना है जब आपको कंफर्म हो जाए कि जिस चीज़ का हम पावर बताने जा रहे हैं अगर वो प्राइम नंबर है, तब तो कंफर्म हो गया कि प्राइम नंबर को नीचे डिवाइड करके बढ़ाते जाओ धीरे धीरे स्क्वायर करके। लेकिन प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर होता है तो सबसे पहले उस नंबर को हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर में जिस तरह का सिचुएशन बनेगा उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पावर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक आपको हिंट देना चाहूँगा, बाई चांस अगर इसमें मैं किसी सवाल में वेरिएशन कर देता हूँ सही रहेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपके सामने लिखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का आपने आंसर अच्छे से लिख लिया, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं जी। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि 45 के पावर बताओ, किसका 45 का, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, मेरी इच्छा है क्या 45 के पावर बताओ 45, तो कैसे करेंगे? तो बताओ, तो 45 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 45 का फैक्टर देखो अलग मुझे पता है, फिर भी मैं आपको लेके दिखाना चाहूँगा। तो 3 2 बार आया और 5 कितनी बार आया, वो तो एक ही बार आ रहा है अभी भी बाई चांस। तो जब कुछ सवाल ऐसे होंगे जब फैक्टर करोगे किसी न किसी का पावर भी बन सकता है, मे भी ऐसा होगा शायद। ठीक है, तो इस सिचुएशन क्या करें? तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे 3 स्क्वायर से डिवाइड कर दें। यार ऐसे थोड़ी होगा, 3 स्क्वायर डिवाइड करना मतलब आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं और 9 प्राइम नंबर थोड़ी होता है, प्राइम नंबर तो 3 होता है ना। तो स्टार्टिंग आपका 3 से ही करना है, लेकिन जो पेयर बनाएंगे वो 3 स्क्वायर और 5 का बनाएंगे। किसका? 3 स्क्वायर और 5। तो स्टार्टअप अभी भी सेम रहेगा, बट लास्ट में जाके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे पहले देख लेते हैं। तो 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है,
तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 45। तो 3 पावर 22 इंटू 5 पावर कितना आया था 12। तो इसमें से हम स्क्वायर अलग कर लें क्योंकि हमें स्क्वायर का पेड़ बताना है, और जब स्क्वायर अलग करेंगे तो दिया जाएगा आपका आई थिंक 11। ठीक, ये हो जाएगा आपका 9 के पावर 11 इंटू 5 पावर 12 में से एक 5 अलग कर लो, देख सकते हो पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 पावर 11 इंटू 5 पावर 1। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए था पावर ऑफ 45, तो कितना जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपके सामने बन सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो यही इसका तरीका है कि आपको पहले पावर करना है, सिर्फ पावर अपने हिसाब से एडजस्ट करो जो भी है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाते समय उसका जो बेस हो वो हमेशा प्राइम नंबर में ही होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, तो एक साथ में नहीं कराते। अब एक क्वेश्चन और कराना चाहेंगे लास्ट इस पैटर्न पे। कई बार सवाल पूछा जाता है कि किसी भी फैक्टोरियल को जब ओपन करें तो उसके एंड में ज़ीरो कितने आएंगे, कई बार इस तरह सवाल पूछाते हैं। तो ये थोड़ा एग्जाम में ज़्यादा पॉपुलर है, ये कोई खास पॉपुलर नहीं है, बट हाँ एंड वाला आपके ज़्यादातर चांस होते हैं आने के। आइए देखते हैं उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किसी भी फैक्टोरियल को अगर ओपन किया जाए तो एंड में कितने ज़ीरो बनते हैं। किसी फैक्टोरियल को ओपन किया जाए तो कितने ज़ीरो बनते हैं। तो मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आपके सामने ऑप्शंस भी है। तो लिखा है फाइंड नंबर ऑफ जीरो ऑफ द एंड में बताना, लास्ट से बताने कि इसको जब ओपन किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे। तो 123 फैक्टोरियल होगा, उसको जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि प्राइम नंबर के पावर हम सारे नंबर पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब तब मल्टीप्लाई करने से जीरो कब बन सकता है, इनमें से कैसे नंबर होंगे। तो ये सिर्फ दो नंबर होंगे 2 और 5, क्योंकि यही ऐसा नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आएगा और बाकी किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लास्ट के जीरो होने पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रूल ये है कि नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ जीरोस, इसके लिए आपको काउंट करना होगा कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5, 2 and 5, 2 और 5 में कितने पेयर बन रहे हैं उतने ही जीरो बनेंगे। कैसे, जैसे मान लिखा है 2 पावर 3 and 5 पावर 2, कुछ भी लिख दिया ऐसे, मान लो यहाँ पे 7 लिख दिया। मैं कहूँ कि इसके मल्टीप्लिकेशन में कितने जीरो बनेंगे लास्ट में, तो सिर्फ आप 2 5 का पेयर देख सकते हो। तो पेयर कितना बना सकते हैं, 7 है ये पावर में, तो इसको 2 के स्क्वायर सेट कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिकली। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका बेस में 10 एंड होल स्क्वायर 2 पावर 5, 10 के स्क्वायर 100 आ जाएगा। अब देख सकते हो 2 पावर 5 चाहे जो आए, इसमें तो कहीं जीरो होने वाला है नहीं लास्ट में किसी भी कीमत पे। तो अगर ये कुछ भी होगा और 100 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में गारंटी एक साथ 2 जीरो जरूर बनेगा। तो आप देख सकते हो, अब इतना टर्म सुनने से ज़्यादा अच्छा है कि अब 2 के पावर और 5 के पावर में सिर्फ कौन सा पावर ले लो, स्मॉलेस्ट पावर ले लो, वही आपका आंसर होगा। तो इस 2 7 2 5 में स्मॉलेस्ट पावर किसका है, 2 का है, 5 पावर, तो इसलिए यहाँ पे 2 जीरो बनेंगे। पावर 2 सबसे कम पावर है इसलिए 2 जीरो। ठीक है, तो ये ट्रिक है, लेकिन इस तरह से करोगे तो इसमें तो आपको 2 का भी पावर निकालना पड़ेगा और 5 का भी पावर निकालना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि 2 5 का पावर होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन फैक्टोरियल के केस में एक कॉमन सेंस बात है, हालांकि आपको शायद पता ना हो अभी तक। फैक्टोरियल के केस में जब भी हम किसी प्राइम नंबर के पावर की बात करेंगे, क्या बोला, जब भी किसी प्राइम नंबर के पावर की बात करेंगे तो हमेशा 2 के पावर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 3 5 7 8 जो भी आएगा। ठीक, यानी इनके जो पावर होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जैसे अगर ये 5 है तो ये हो सकता है 3 हो सकता है ये 1 हो सकता है 0 हो सकता है कोई सवाल है जिसमें 2 पावर मान लो 50 बन गया, तो 3 की पावर कहीं ना कहीं मे बी 44 बन सकता है। ऐसे जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ।
5 भी कम ही होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ऐसे सब कम होते जाते हैं। सिर्फ फैक्टोरियल केस बता रहा हूँ, ध्यान दें। तो ट्रिक ये है कि सिर्फ आप ओनली फाइंड, अब ये तो ट्रिक बता रहा हूँ, ये बाई चांस फैक्टोरियल की लग रहा है सिर्फ, ओनली फॉर फाइंड पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0। ठीक है, तो ट्रिक ये, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लॉजिक मैंने बता दिया है 2 और 5 का पावर। अब बाई चांस बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल केस में हमेशा 2 का पावर ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 3, 5 से। ठीक है, 5 का पावर और कम हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, 7 पावर और कम होगा इस वाले रिस्पेक्ट में, यानी ए वाले रिस्पेक्ट में। ये पावर हमेशा रेंज होगा। आप कोई नंबर ले लो फैक्टोरियल का, एक बार ओपन करके ऑब्जर्व कर लो, सही रहेगा। ठीक है, एक काम कर लेना, 10 फैक्टोरियल ले लेना, 10। ठीक सर, जैसे मैं फिर कराना चाहता हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब बताओ, 1, 2 यहाँ पे मिलेगा, इसमें 2 पावर 3 मिलेगा, 6 में 1, 2 मिलेगा, इसमें 2 पावर 2 मिलेगा, और इसमें 1 मिल ही रहा है। तो 2 पावर पूछो कितना मिला? तो 1 + 3 4 + 1 5 + 2 7 + 1 8। इसमें देख सकते हो 2 पावर 8 मिला। अब 3 2 कहाँ का मिल रहा है? तो 2 3 यहाँ मिलेगा, 1 3 यहाँ मिलेगा, और 1 3 यहाँ है, तो 2 3 4, तो 3 पावर 4 मिला। 5 कब मिलेगा? 1 यहाँ मिलेगा, 10 में 2 का मल्टीप्लाई 5 से होता है, 5 और 1 5 यहाँ पे, तो 5 पावर 2। उसके बाद 7 मिलेगा, 7 तो बाई चांस गाइस एक ही बता रहा है। तो आप देख सकते हो इनके जो पावर है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ऑलवेज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रिक बता दिया है, ट्रिक बना ली है अपने आप कि सिर्फ आपको कौन सा फाइंड कर लो हमारा आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ फाइंड कर लो कि पावर ऑफ 5 कितना है, तो जितना पावर 5 होगा उतने ही नंबर ऑफ 0 होगी, क्योंकि ये उतने ही पेयर बन जाएंगे। ये जो बात लिखा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5, तो पेयर नहीं बनेगा जो इनमें सबसे कम होगा, और कम हमेशा किसका होगा? 5 का होगा। किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अब जब भी एग्जाम में आएगा, अब आपको करना क्या होगा, और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नंबर ऑफ जीरोस का, आपका सिर्फ मेन लॉजिक होना चाहिए गाइस कि सिर्फ 5 के पावर देख लो, जितना आएगा उतना ही नंबर ऑफ 0 होने वाला। ठीक है, तो चलो भाई निकालते हैं। तो पावर ऑफ 5 कितना हो जाएगा? पावर ऑफ 5 हो जाएगा 123 डिवाइड बाई 5, नेक्स्ट 123/5², नेक्स्ट 123/5³ अब देखो 5³ होता है 125, ऊपर 123 है, नीचे 125 है, तो डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा आफ्टर ग्रेटेस्ट पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 5 है, डिवाइड करते हैं, देखते कितनी बार जाता है। तो ये जाएगा 5 × 10 एंड 30, 5 × 20 प्लस ये 25 है, तो 25 × 3 = 75, 25 × 100, 25 25 125, तो ये 4 टाइम्स में जा रहा है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 आ गया, इसका मतलब है इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कि ओनली फाइंड पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, यानी 5 के पावर जितना आएगा उतना ही 0 होगा। तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? जितना 5 पावर आया है, तो 5 पर कितना आया है? 28, 28। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका ये ऑप्शन सही होता है B1। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अगर आप ये नहीं समझना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता हो कि आप 2 का भी पावर निकालोगे मेहनत करने के लिए, 5 का निकालोगे, फिर उनमें देखोगे सबसे कम पावर कौन सा है। लेकिन फैक्टोरियल केस में ये 100% होता है कि पावर जो होता है प्राइम नंबर में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखता है। प्राइम नंबर पे पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा ऑलवेज, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल लेने पे। तो उस बात का हमने फ़ायदा उठाया और सिर्फ कहा कि 5 पावर निकालो, क्योंकि 100% 2 के पावर के रिस्पेक्ट में सिर्फ 5 के पावर ही सबसे कम होगा। तो जो पेयर होगा, जो सबसे कम होगा, वही के साथ पेयर बनेगा। ठीक, तो यार ये सब बातें कहानी सुनने लायक सिर्फ अच्छा लगता है,
मेन बात आपको सिर्फ ये रखना है, आपके सारे सवालों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम चलते हैं एक फॉर्मूला पढ़ने। उससे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन लेके समझते हैं कि फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, क्या अगर ये फार्मूला नहीं होता तो क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? तो ये फार्मूले के बगैर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं बिना फार्मूले का क्या है। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। कहा गया कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, अभी हम थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं बिना फार्मूले के क्या होगा। आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट टोटल है, उसमें से 6 को सेलेक्ट करना है। तो अगर सिर्फ आप यहाँ तक पढ़ोगे तो ये है आपके प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। 10 में से 6 को सेलेक्ट करना, तो आंसर हो जाएगा 10 से 6। सेलेक्ट वर्ड यूज किया है, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आंसर सिर्फ 10 से 6 है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कुछ बात कहा गया है जिससे कि इस सवाल को ये अच्छा बनाता है। क्या बनाती है? सच दैट नन ऑफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट इज सेलेक्टेड। किसी भी 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं करना है, कोई भी 2 हो सकता है। जैसे बताओ n स्टूडेंट है, तो n में से टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। ये अंडरस्टूड है कि सारे स्टूडेंट अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है ये। कितने को लेकर आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करने? 10 में से सेलेक्ट तो आपको 6 ही करने। क्वेश्चन कहा कि 6 सेलेक्ट करने हैं आपको, कितने में से? 10 में से। तो अगर इतना बोला जाए तो सिर्फ आंसर होगा आपका 10 से 6। लेकिन क्वेश्चन में एक छोटी सी खूबसूरत बात बोल दिया, सच दैट इस प्रकार से आपको 6 सेलेक्ट करने हैं ताकि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट इज सेलेक्टेड। नन ऑफ, देखो नन लिखा मतलब नहीं लेने। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट मैं अगर स्टूडेंट रेट कर लूँ S1, S2, S3, S4, S5, मान लो इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया 8, 9, 10। सपोज दैट ये मैंने 10 स्टूडेंट के नाम दे दिए S1, S2, S3। क्वेश्चन कहना है जिसको भी ये सिलेक्शन करने 6 सेलेक्टेड स्टूडेंट का, उनकी इच्छा है चयन वालों की कि आप भाई ना 10 में से ना सिर्फ 2 को नहीं ले सकते हो। 10 में से सिर्फ 2 नहीं बनते जाएंगे, बाकी आप 6 ले जाओ चलेगा, 2 नहीं जाते। तो कोई भी हो सकता है। तो जैसे मान लो उसकी इच्छा है कि हम S2 को नहीं ले जाएंगे, सपोज दैट मान लो उसकी इच्छा है कि हम S5 को नहीं ले जाएंगे। तो अब कितने बचे जिनमें से आपको 6 ले जाने? तो अब कितने बचे? 10 में से 2 को नहीं जाने, तो 8 ही तो बचा। तो बताओ रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचेगा? रिमेनिंग स्टूडेंट तो बच्चों ये बचेगा आपका 10 - 2। टोटल 10 थे, उसमें से कोई भी 2 नहीं ले जाना है। कोई पक्षपात नहीं है कि आपको दूसरे वाले या पचवे वाले को नहीं, कोई भी 2 हो सकता है कि S3, S9 ना जाए। तो बचेंगे कितने जाने के लिए? 8 ही तो बचेंगे। तो टोटल अब रिमेनिंग स्टूडेंट होगा वो 8 है। तो 8 में से अब आपको 6 सेलेक्ट कर लेना है। तो बस आंसर होगा कितना? नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 8 से 6। और 8 कहाँ से आया भाई? 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो नंबर ऑफ वर्क होंगे, जो नंबर ऑफ डूइंग वर्क होंगे, वो 8 से 6 तरीके से कर सकता है, वो सेलेक्ट कर सकता है। जाने 6 है, लेकिन बाउंडेशन है कि 10 स्टूडेंट में सिर्फ 2 स्टूडेंट कोई नहीं जाएगा। उसके बाद जो बचते हैं उसमें से आप 6 ले जाओ। ठीक है, नहीं जाएगा कोई मतलब यहाँ पे देखो नन लिखा है, नन का मतलब होगा नहीं ले जाएगा। ठीक, नो हो सकता है क्वेश्चन में, नेवर हो सकता है, एक्सक्लूडिंग हो सकता है, इस तरह कई सारे नाम होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे थ्योरी बताता हूँ रूल के अकॉर्डिंग कि 10 स्टूडेंट थे, 10 लिख लिया। कितने को नहीं ले जाने थे? यहाँ पे कहा गया था कि 2 नहीं जाएंगे, 2 नहीं जाएंगे। तो कितने जाएंगे भाई? 8 जाएंगे। और कितने जाने चाहिए थे? टोटल तो 8 बचे ना, जाने कितने? 6 तो जाने यहीं भी, सेलेक्ट तो 6 ही करना है अपने को। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कहा गया है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो सिर्फ अगर यहाँ तक लिखे तो आंसर आएगा NCR। लेकिन क्वेश्चन में कुछ कंडीशन लगा दिया जाता है जिसे हम रिस्ट्रिक्शन कहेंगे। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध लगाना।
ठीक है, कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई साहब ये आपको बताना था जब P पर्टिकुलर थिंग्स नेवर इंक्लूड, P कोई चीज़ है जो कभी उसको लेना ही नहीं है, एंड में से P आपको लेके जाना ही नहीं। जैसे यहाँ पे 10 स्टूडेंट में से कितने को नहीं ले जाने थे, 2 स्टूडेंट को नहीं ले जाने थे, तो 10 - 2 कर दिए। यहाँ पे है टोटल n चीज़ और जिसमें से P पर्टिकुलर थिंग्स नेवर इंक्लूड, तो इसका आंसर आ जाएगा n - P C R। ठीक है, और ध्यान दें नेवर वाले स्पेलिंग की जगह पे कई सारे नए नए स्पेलिंग के तौर पे आपके क्वेश्चन में हो सकता है। यहाँ पे नन वर्ड यूज कर सकते हैं या एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, कई सारे तरीके हो। ठीक है, नेवर इंक्लूड मतलब एक्सक्लूडिंग या एक्सक्लूड कह लो आप इच्छा है। ठीक, या नन वर्ड यूज कर सकता है। तो कई सारे डिपार्टमेंट है इस बात को बोलने का। तो अगर आपको नहीं ले जाना है, क्या अगर आपको नहीं ले जाना है तो आप हमेशा ऊपर सबट्रैक्ट करोगे। अभी हम एक थ्योरम और बताएंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को समरी करके याद करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मैं भी नहीं बोलूँगा, अभी आपको सिर्फ रट लेना है। देख सकते हो बिना किसी थ्योरम के भी हमने सवाल लगा लिया था, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट में देखा जाए तो ये सब बातें आपको टाइम याद होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था कि हमने ये समझा के आपको ले गए। कई बार ये क्वेश्चन आपको बीच बीच में लगाना पड़ेगा, तो इतना अगर हम आपको वहाँ बताएंगे समझा के तो टाइम लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट याद करना जरूरी है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। लिखा है वी हैव नंबर 1 से लेकर 13 तक नंबर दिए गए, फुल स्टॉप। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स। अगर सिर्फ मैं यहीं तक पढ़ के जवाब दूँ तो ये टोटल 13 नंबर है, काउंटिंग करोगे 1 2 3 तक टोटल 13 टर्म्स आएंगे। उसमें आपको सिर्फ 3 नंबर सेलेक्ट करना है, तो सिर्फ इस बात का जवाब आपका हो जाएगा 13C3, खत्म। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप 3 नंबर तो ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उनमें क्या नहीं आना चाहिए, आपके इवन नंबर नहीं आने चाहिए। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि एक्सक्लूड वर्ड भी यूज़ कर सकता है कई जगहों पे नेवर यूज कर सकता है, नॉन, एक्सक्लूड, कई सारे नाम है। ठीक है, तो एक्सक्लूड मतलब होगा सिर्फ 13 में से कौन से नहीं लेने, इवन नंबर नहीं लेने। तो क्या करना है, तो टोटल नंबर है 13, सेलेक्ट अभी भी आपको 3 ही करना है, लेकिन P क्या है, एक्सक्लूड इवन नंबर, यही तो है। P पर्टिकुलर थिंग्स क्या है यहाँ पे, एक्सक्लूड इवन नंबर। अब आप बताओ इवन नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 13 के बीच में कितने इवन नंबर हैं? भाई आपको जो हटाने इसी में से हटाओ ना, 2 से 3 नहीं हटाएंगे, क्योंकि टोटल तो यही है ना। तो टोटल 13 में से इवन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा। 2 4 6 8 10 12, टोटल 6 आ रहे हैं। ठीक, आपका जो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज फॉर्मूला इज व्हाट, n - P C R। n की जगह बच्चों यहाँ पे 13 है, P की जगह 6 है, R की जगह पे 3, तो आंसर आ जाएगा 7C3। ठीक है, तो देख सकते हो इस तरह सवाल लगते हैं। ठीक, तो जब भी नेवर बोले, नॉन बोले, एक्सक्लूड बोले तो हमेशा ऊपर वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे, जितने आपको नेवर एक्सक्लूड नॉन बोले। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। थ्योरी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा है, पहले सवाल समझते हैं उसके बाद फॉर्मूले पे लिखेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है आउट ऑफ 11 स्टूडेंट, फुल स्टॉप, 5 आर टू बी सेलेक्टेड। तो 11 स्टूडेंट में से आपको 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो इतने वर्ड का सिर्फ सिंपल आंसर होगा 11C5 या 11C5। लेकिन इसमें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया जिसकी वजह से क्वेश्चन अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इफ ईच ऑफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट इज सेलेक्टेड। यानी कि प्रत्येक में से 2 स्टूडेंट हमेशा सेलेक्टेड हो, उनमें से आपको 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सेलेक्टेड है। देखो पिछला क्वेश्चन जो था, पिछला थ्योरी के करस्पॉन्डिंग जो पहला एग्जाम्पल था जिसमें कहा गया था नन ऑफ 2 स्टूडेंट सेलेक्टेड, उसमें नन कहा गया मतलब हमें नहीं लेने थे, और यहाँ क्या है आपको सेलेक्टेड है, उसको लेने ही लेने। ठीक है,
तो आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट कितने? 11। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन यहाँ से हम काफ़ी एक बेटर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का 3 पार्ट अभी मैंने लिखा है, 2 पार्ट इसके बाद भी है इसी का हिस्सा। तो पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद 2 क्वेश्चन और लिखेंगे, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में किसी न किसी एक तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। खास तौर पे इसके बाद जो 2 कराऊंगा ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों ईजी हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसका भी योगदान होगा आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन करने में। अभी हम कराएंगे। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन का कहना क्या है। इनका कहना है देयर आर 12 मैन, आपके पास टोटल पर्सन कितने? 12 आदमी है और 15 वुमेन है, ठीक। अब कहा गया कि आपको एक कमेटी बनाना है। कमेटी मतलब समिति, ठीक है। समिति मतलब जिसके अंदर लोग इकट्ठा करने हैं। कितने कितने होने चाहिए उस कमेटी में? उन्होंने खुद कहा है कि 5 मैन हो और 9 वुमेन हो। यानी जो आपको कमेटी बनाना है, कमेटी के लिए आपको जो सेलेक्ट करना है 12 में से कितने? 5 मैन और 9 वुमेन, ये इनकी इच्छा है। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, बाकी 3 क्वेश्चन आपको अलग से पूछा गया है। फिर से बोलता हूँ, टोटल है 12 मैन एंड 15 वुमेन, और सेलेक्ट करने के लिए आपको 5 मैन और 9 वुमेन का कमेटी आपको एक साथ बनाना है। मतलब उस कमेटी में टोटल कितने लोग होने चाहिए? 9 + 4 14 पर्सन होने चाहिए, जिसमें 9 वुमेन हो और 5 मैन, ठीक है। तो कैसे करें? तो सबसे पहला सवाल है फाइंड में। अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया था। पहला सवाल क्या है? टोटल नंबर ऑफ सच कमेटी। तो 12 मैन में से 5 मैन और 15 मैन में से 9 वुमेन लेने के टोटल कमेटी कितनी होगी? तो पहले केस के जो आंसर होंगे टोटल बेस, आप बताओ। 12 में से 5 मैन सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 12C5। 15 वुमेन में से 9 वुमेन लेने के तरीके होंगे 15C9। अब बताओ, कमेटी अलग अलग तो बनाना नहीं है। उस कमेटी में कहा गया मैन भी होंगे, और देखो यहाँ पे एंड लिख दिया गया, और क्या भी होंगे? वुमेन। जब मैन एंड वुमेन जब होंगे तो ये एंड लगाने मतलब ये दोनों को एक साथ रहना है उस कमेटी में। और एक साथ मतलब क्या होता है? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये सवाल हो गया पहले केस का फाइनल आंसर। अब इसका आंसर आप चाहो तो कॉपी में एक्सपेंड कर देना, बट नॉर्मली इस तरह के सवालों में एक्सपेंड करके नहीं दिया जाता, लेंदी होता है इसलिए, ठीक है। तो पहला सवाल हमने कर लिया, ये है फाइनल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैं फर्स्ट क्वेश्चन मिटा सकता हूँ। नाउ स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि मैं यहाँ पे पूरा मिटा दूँ। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कमेटी। आपको टोटल नंबर ऑफ कमेटी अभी भी बनानी है, लेकिन उसमें खासियत क्या है? नन ऑफ 3 पार्टी। देखो नन वर्ड यूज़ कर लिया। तो जो हम लोग आज के लेक्चर में जो थ्योरम पढ़ रहे थे पहला वाला, तो मैंने कहा था जब नन यूज़ करें, नेवर यूज़ करें, इस तरह केसेस में ऊपर वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो किस पर बाउंडेशन लगाया जा रहा है? सिर्फ मैन के सिलेक्शन पर बाउंडेशन लगाया जा रहा है कि 3 पर्टिकुलर मैन को नहीं ले जाना है, उस कमेटी में रहना ही नहीं है। तो आप बताओ 12 मैन है, कितने पे बाउंडेशन है? 3 मैन्स पे। तो अब उनमें से 5 सेलेक्ट कर दो। वुमेन में कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो तो 15C9 ही जाएगा। बाउंडेशन का सिर्फ मैन पे लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कर लें, ठीक है। तो 12 - 3 बोले तो 9C5 इज द फाइनल आंसर इनटू 15C9। तो ये आपका कहलाएगा फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। ये आप चाहो तो इसको पूरा ओपन कर लेना, आपकी इच्छा है। जाके थ्योरम देखो, मैंने कहा था नन वर्ड यूज़ करें, नेवर यूज़ करें, ठीक है, नो यूज़ करें, एक्सक्लूड वर्ड यूज़ करें। तो इस सारे केसेस में ऊपर वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और क्या नहीं जाने कि मेन वाले में ऊपर सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे बाउंडेशन से मेन पे लगाया गया, ठीक है। ऐसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से दूसरा भी कंप्लीट हो चुका। तो जो है यहाँ पे थर्ड बनेगा। थर्ड के लिए क्या बाउंडेशन? थर्ड में कहा जा रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इफ 2 पर्टिकुलर मैन आर सेलेक्टेड
इफ 2 पर्टिकुलर मैन आर सेलेक्टेड, यानी कि इस 12 मैन में से जो 5 मैन सेलेक्ट करने थे उसमें से 2 पहले से सेलेक्टेड है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो याद है ऑलवेज इंक्लूड के लिए हमने लिखाया था दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑलवेज किस में है, मैन में है। तो कितना हो जाएगा 12 - 2 एंड 5 - 2, ठीक है। इनटू क्यों कमेटी के लिए तो एक साथ काम करने आर सेलेक्टेड बट देखो यहाँ पे बट 3 पर्टिकुलर वुमेन इज टेकन, बट 3 जो वुमेन है उसको भी उसमें रखने हैं, नेवर नहीं बोला, ध्यान रहे। मतलब यहाँ पे भी कहा था कि 2 पर्टिकुलर मैन तो लेना ही है और साथ ही साथ 3 पर्टिकुलर वुमेन को भी लेकर चलना है। तो अब देखो वुमेन में फाउंडेशन लग गया और टेकन मतलब उसमें रखने ही रखने, मतलब ऑलवेज इंक्लूड करने। तो इसीलिए इसमें भी दोनों जगहों पे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10C3 × 12C6। तो ये आपके तीनों पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ज्ञान देते हैं गाइस, यहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट करने मतलब है, यहाँ पे लिखा है वुमेन इज टेकन, ठीक है। टेकन मतलब वहाँ पे हमेशा 3 वुमेन रहेंगे ही रहेंगे, यानी 3 हमेशा सेलेक्टेड है, ऑलवेज इंक्लूड है उस पर्टिकुलर सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ईजी थे। अब जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस 2-3 ईयर्स बैक चला जाए तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आया होगा। कोई एक सवाल पूछेगा, ऐसा नहीं कितना सारा भोपाल बनाएगा, नहीं। 5 क्वेश्चन करा रहे, 5 में से लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल 4 तो मैं अभी लिखूंगा 5, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसमें ऐसा क्या खास है कि इसको मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। तो यार 12 मैन और 15 वुमेन थे, जिसमें से 5 और 9 वुमेन कमेटी बनाना था। तो 3 साल कर चुके हैं, अब देखो चौथा क्या कह रहा है, इफ़ 2 पर्टिकुलर मैन रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना। उनकी इच्छा है कि 12 मैन में से जो 2 मैन है वो कह रहे हैं यार हम एक साथ कमेटी में नहीं रह सकते। अगर जैसे मान लो कि मैन नंबर कुछ भी बोलते, मान लो पहला मैन ए है, दूसरा मैन बी है। 15 में से हमने कोई भी 2 आदमी लिए, देखो पक्षपात कहीं नहीं है कि यही 2 रहे, नहीं, ये खुद बोल रहा है कि कोई भी 2, 12 आदमी में से 12 मैन में से कोई भी 2 आदमी है, उनमें से किसी 2 को वर्क एक साथ नहीं करने। जैसे मान लो नंबरिंग देते हैं, जहाँ से रहेगा मैन नंबर 1 मैन नंबर 2। मान लो पहला आदमी प्रेजेंट है, दूसरा अब्सेंट है। 5 मैन आपको जो ले जाना है मार्केट में, उसमें से अगर पहला आदमी प्रेजेंट है दूसरा अब्सेंट है तो ये चलेगा कहाँ, वो कमेटी में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये बाउंडेशन। अच्छा, मान लो मैन 1 अब्सेंट हो और मैन 2 प्रेजेंट हो, ये भी चलेगा। या तो वो दोनों ना आए हो उस कमेटी में तो भी चलेगा। और अगर मान लो दोनों प्रेजेंट हो गए, प्रॉब्लम हमारी ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ 2 पर्टिकुलर मैन रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, 2 पर्टिकुलर आदमी एक साथ वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने 2 आदमी से सिंबल बनाया, 2 आदमी में से देखा क्या इसमें 2 केस ऐसे हो रहे हैं जिसमें एक साथ वर्क नहीं करेंगे, बाकी हर केस में सही, ठीक है। तो अगर हम टोटल वेज लिखें, अगर आप ये लिखते हो कि 12 में से 5 मैन सेलेक्ट कर लो, 12 में से 5, तो तब इसमें प्रॉब्लम क्या है? 12 में से 5 में से क्या इसमें वो 2 आदमी भी रहे होंगे जिसमें प्रेजेंट भी रहा होगा, प्रेजेंट अब्सेंट भी रहा होगा, अब्सेंट प्रेजेंट भी रहा होगा, एंड दोनों अब्सेंट रहे होंगे। तो इसमें से प्रॉब्लम कौन सा कर रहा है? प्रॉब्लम सिर्फ ये वाला, जब दोनों क्या प्रेजेंट है। तो जब ये 2 बंदे एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेंगे? तो 12 में से 2 हटा दो और सिलेक्शन में से भी हटा दो। ये किस बात का आंसर है? जब दोनों प्रेजेंट रहे होंगे, ठीक है, जब दोनों लोग प्रेजेंट रहे होंगे इसलिए 2 किया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। ये बाकी सब सही था, इस लिखावट में सब सही है, प्रेजेंट पहला हो दूसरा अब्सेंट हो चलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और दोनों एक साथ कब हो रहे हैं? जब दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं। तो
तो इसलिए हमने दोनों परसेंट वाला घटा दिया। ठीक है, अब बताओ बाउंडेशन किस पर नहीं लगाया गया? वुमेन के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, यानी वुमेन अपने हिसाब से जैसी थी वैसी की वैसी रहेंगी अभी भी। तो 15 वुमेन में से 9 वुमेन लेना था आपको, तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा कंप्लीट। ठीक है, प्रॉब्लम हमें सिर्फ परसेंट प्रोड्यूस था इसलिए परसेंट वाला पार्ट लगा दिया। 2 लोग थे इसलिए दोनों को सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमें लेना ही नहीं है, दोनों को हटा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन का, जो इसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, अब एक लास्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, लिखा है फाइंड नंबर ऑफ कमिटी इफ ए पर्टिकुलर मैन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कमिटी। ठीक है, बाउंडेशन आप देख सकते हो मैन पे लग चुका है, और कितने मैन पे? एक पर्टिकुलर आदमी पे, सिर्फ एक आदमी पे। इफ ए पर्टिकुलर वुमेन इज ऑलरेडी देयर, और उस सिलेक्शन में एक वुमेन वहाँ पे हमेशा रहे। इस सवाल में दोनों पे बाउंडेशन है। पिछले सवाल में बाई चांस मैन पे लगाया गया था, इस सवाल में वुमेन पे भी लगाया गया है। तो आप बताओ इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? टोटल निकाल लो। तो टोटल क्या था? 12C5 इंटू 15C9, ये टोटल है। इस सिलेक्शन में सब है, इस सिलेक्शन में सभी है, कमेटी में होने वाले भी है, नहीं होने वाले भी, सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि हमने 12 में से 5 लिया। और 15C9 मतलब इसमें वो भी है जिसमें 9 वुमेन लिया गया है 15 में से। बाउंडेशन ये है कि इसमें से एक आदमी हमें नहीं लेना है, कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कमिटी। अब सोचो, अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे नेवर, तो नेवर के लिए हमने बताया था कि सिर्फ ऊपर वाले में सेपरेट करते हैं। ठीक, नेवर इंक्लूडेड, याद है, ऊपर वाले में। तो ये है 12, कितने पर्सन ने लेने? सिर्फ एक, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू। अब कहा गया कि एक पर्टिकुलर वुमेन इज ऑलरेडी देयर, लेकिन एक वुमेन वहाँ पे हमेशा रहे। तो ऑलवेज देयर का मतलब ऑलवेज इंक्लूडिंग, और ऑलवेज इंक्लूडिंग हमें बताया था दोनों वाले में सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे वुमेन में सेपरेट करना होगा दोनों। इसे जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 12C5 इंटू 15C9 माइनस 11C5 इंटू 14C8। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मल्टीप्लिकेशन रूल 2 से ज़्यादा जॉब हो उस केस में क्या करते हैं। ठीक है, इसे लिखा गया है इन केस ऑफ 3 जॉब्स, किसी भी तरह के हो। ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर टुगेदर आपको दिख गया और ये इंडिपेंडेंटली, मतलब मेरे काम करने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े, तब उस केस में नंबर ऑफ डूइंग इट, यानी कि 3 जॉब एक साथ काम करने के तरीके, टोटल कितने तरीके होंगे? तो ये हो जाएंगे M इंटू N इंटू P। ठीक है, M है पहला जॉब, N है दूसरा जॉब, P है तीसरा जॉब। तो 3 जॉब्स अगर अलग अलग होंगे और उनको अगर एक साथ काम करना होगा तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 जॉब होंगे, सबको साइमल्टेनियसली वर्क करता है, चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 जॉब होंगे, 5 केस में होंगे तो 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये कि सब आप सवाल पढ़ के डिसाइड करो कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा कि नहीं। जॉब चाहे 2 से ज़्यादा कितना हो भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 होगा तो वैसे तो स्टार्ट ही किया गया था। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम एक क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे कहा गया देयर आर 3 कैंडिडेट फॉर ए क्लासिकल, 3 स्टूडेंट क्लासिकल के हैं, कामा 5 फॉर मैथमेटिकल एंड 4 फॉर ए नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। मतलब स्कॉलरशिप आया है, ठीक है, और इसमें कोई पक्षपात नहीं है, स्कॉलरशिप किसी को भी मिल सकता है। और कितने लोग को मिलने हैं? इन तीनों को। देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन देयर स्कॉलरशिप बी अवार्डेड, उस स्कॉलरशिप को कितने तरह से अवार्ड दिया जाए, चाहे क्लासिकल हो, चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे नेचुरल साइंस हो। और ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पे जो ये सब लिखे हैं ये सब्जेक्ट है। ठीक है, फिलहाल इसमें से जितना भी लिखा हुआ है इसमें सिर्फ आप अगर साइंस सब्जेक्ट से हो तो 2 ही चीज, एक ही चीज जानते होगे, वो है मैथमेटिकल, मतलब मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लासिकल जैसे ना सिंगर लोग होते हैं, क्लासिकल सिंगर। ठीक है,
नेचुरल साइंस भी लोग जानते हैं फिलहाल, लेकिन जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो नेचुरल साइंस नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये 3 तरह के अवार्ड है, क्लासिकल के लिए 3 अवार्ड है और 5 मैथमेटिकल और नेचुरल साइंस के लिए 4। अब इनका कहना है कि अवार्ड इन कैंडिडेट्स को कैसे जाया जाए। ध्यान रहे, अवार्ड एक ही है, इन सारे बच्चों को देना है, किसी एक बच्चे को, कोई पक्षपात नहीं है, सब किसी एक को, एक ही के पास जाएगा स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अब बताओ, गिवन अवार्ड ऑफ ए, तो क्लासिकल स्टूडेंट कितने हैं? 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट फॉर ए क्लासिकल, ठीक है। तो क्लासिकल सब्जेक्ट के लिए अगर हमें अवार्ड देना है कोई एक, तो किसी न किसी एक बच्चे के पास जाएगा अवार्ड। स्कॉलरशिप एक ही है, ध्यान दें, स्कॉलरशिप एक ही है और इनमें से किसी एक के पास जाना है। अब ये कोई रूल नहीं है कि किसके पास जाएगा, किसी के पास जा सकते हैं, हम तो सारे पॉसिबिलिटी निकालेंगे। तो या तो स्कॉलरशिप देने वाला बंदा, वो अवार्ड देने वाला बंदा क्लासिकल स्टूडेंट में हो सकता है कि तीनों में से किसी एक को दे दो, मे बी, तो 3 में से किसी एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दो, 3 में से किसी एक स्टूडेंट को, ठीक। इसी तरह से अगर हम मैथमेटिकल स्टूडेंट की बात करें, मैथमेटिकल, तो इनको अवार्ड देने के कितने तरीके होंगे? तो मैथमेटिकल के 5 स्टूडेंट हैं, अवार्ड तो अपने पास एक ही, किसी को देना है, तो 5 में से किसी भी एक स्टूडेंट को दे दो। या फिर नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस सब्जेक्ट कितने? 4, मतलब 4 कैंडिडेट है। तो इसके हिसाब से आपके नेचुरल साइंस में से भी एक ही बच्चे को देना, क्योंकि स्कॉलरशिप एक ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों काम अलग अलग है। क्लासिकल स्टूडेंट को देना 3 तरीके, अगर इसको हम मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3 वेज, ठीक है, 3 वेज। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। ये तो कॉमन सेंस से भी है और फिलहाल मैथमेटिकल भी पता चल रहा है, ठीक है। 5C1 = 5 होता है, 4C1 = 4, नहीं पता है तो अब NCR का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो बात करते हैं गिवन अवार्ड ऑफ ए क्लासिकल स्टूडेंट, तो 3C1 एंड देन मैथमेटिकल, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड नेचुरल साइंस, ठीक है, 4C1। तो अब कहा गया है कि इस अवार्ड को देने के क्या तरीके होंगे। तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, क्लासिकल, मैथमेटिकल, नेचुरल साइंस, इन तीनों में से किसी एक के पास जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 3, 5 एंड 4। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल 60 तरीके हो सकते हैं एक स्कॉलरशिप इस तरह के बच्चों में देने का। तो ये स्कॉलरशिप किसी एक बच्चे के पास गया होगा, चाहे कैंडिडेट क्लासिकल हो, चाहे मैथमेटिकल हो या नेचुरल हो, किसी एक के पास गया होगा। तो उस एक बच्चे के पास गया होगा, तो इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं स्कॉलरशिप देने के, तो वो है आपके एक तरीके, मतलब 60 मेथड है देने का। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट सीखने जाते हैं, डिवाइजर प्रॉब्लम्स। कुछ सवाल हमारे डिवाइजर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो डिवाइजर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। आइए देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं डिवाइजर प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना जरूरी है और किस तरह क्वेश्चंस में ये सारे टॉपिक काम आने वाले हैं, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल एक पहले समझेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इस प्रोसेस पे आएंगे, ठीक। अभी मैंने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने ऐसे रैंडम एक थ्योरी बनाने वाला हूँ, लेकिन वो थ्योरी कैसे लगेगा, क्या क्या होगा, उसके लिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लो सपोज एक नंबर लिखा है, सपोज दैट 12 लिखा है, ठीक है। मैं पूछूँ कि 12 के कितने डिवाइजर होंगे। तो डिवाइजर का मतलब ये है कि हमें वो नंबर बताने हैं जिनसे 12 कंप्लीटली कैंसिल होता हो। जैसे 4 है, तो 12 में अगर 4 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइजर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये 12 है कितने नंबर से कट सकता है, यानी कि डिवाइड हो सकता है, यानी डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता हो समथिंग, उसी को हम लोग डिवाइजर कह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जैसे लिखा है
क्या 12 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भाई ठीक है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, पूरा कट जा रहा है, 3 से भी, 4 से भी, ठीक है 3 4 भी होगा। ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, तो वही हमें केसेस सोचने हैं। 6 होगा भाई, 6 2 12, ठीक है। और एक और भी सारे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज दैट 12, ये साइड 12 से भी कट रहा है, ठीक, 12 1 जा 12। तो क्या इतना ही केस बनेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 1 4 एंड 2 8, कुछ केस और बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ आई थिंक इतना सफिशिएंट है, 3 3 6 केस बन रहे नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल सही, 6 केस बनेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका रहा आंसर। तो मैं पूछूं नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, डिवाइजर्स का मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे जिनसे कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो देख सकते हो ऑब्वियस है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज आ रहे हैं। तो 12 को कट करने वाला ऐसे सिर्फ 6 तरीके के नंबर्स पॉसिबल है, वो मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि जब ये कर ले रहे हैं तो ये पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो गाइस सोचो अगर 12 की जगह में 1200 हो जाए, तो अब सोचो जब मैं 12 लिख के बीच बीच में देख रहे थे, हम सोच के लिख रहे थे किससे कैंसिल हो रहा है, तो हो सकता है कई बार गलती भी हो जाएगी। फिलहाल मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जब 1200 हो गया, 1800 हो गया, 995 हो गया, इस तरह के डाटा अगर आ जाते हैं बाई चांस, तो उस केस में तो आप सोच सोच के लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन सारे पॉसिबिलिटी को लिखने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब इस मेथड में कई सारे क्वेश्चन बने जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं। जैसे जैसे मैंने पूछा है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो ठीक है 6 वेज आ गया, तो वही हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। फिर पूछा जाता है कि प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है, अभी हम समझाएंगे। फिर पूछा जाता है सम ऑफ डिवाइजर्स, सिर्फ 3 ही चीज हमें चाहिए, ठीक है, सम ऑफ डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर एंड सम ऑफ डिवाइजर्स। जैसे मैं पूछूं कि सम ऑफ डिवाइजर का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूँ, तो सम ऑफ डिवाइजर मतलब होगा कि जितने अलग अलग डिवाइजर्स आए हैं इनको आपस में ऐड करना। तो जैसे 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 एंड 10 एंड 6 16, 16 एंड 12 28। तो 12 के डिवाइजर्स का जो सम आएगा वो 28 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बात करने के प्रॉपर डिवाइजर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे शायद कुछ बच्चों के लिए ये नया हो, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि प्रॉपर डिवाइजर उसे कहते हैं रिमूविंग वन एंड इटसेल्फ। ध्यान रहे, आपको क्या रिमूव करना होगा, 1 को रिमूव 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब जो भी नंबर होगा, जैसे 12 यहाँ पे इटसेल्फ है, खुद से कट रहा है। यानी प्रॉपर डिवाइजर उसे कहते हैं एक ऐसा नंबर जिसमें वो नंबर खुद से कटता हो और 1 से, तो जिसको हटा देने के बाद जितने नंबर बनेंगे उसे हम प्रॉपर डिवाइजर्स कहेंगे। तो किसी भी नंबर के जो प्रॉपर डिवाइज होते हैं वो 2 नंबर को छोड़ के बाकी सब होंगे। वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे, एक पहला नंबर कंफर्म 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ जो भी लिखा होगा। तो मगर इस सवाल में पूछो कि प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं, तो डिवाइजर तो टोटल थे 6, लेकिन प्रॉपर डिवाइजर में पूछूं तो आपको इन 6 में से सिर्फ 2 नंबर को हटा देना है, रिमूव 1 एंड इटसेल्फ फॉर प्रॉपर डिवाइजर। तो मैं इस सवाल को पूछूंगा भाई साहब प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रॉपर डिवाइजर मतलब रिमूव कर देना आपको उस डिवाइजर के जो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो हमेशा 2 ही केस बनेगा, किसी भी नंबर के प्रॉपर डिवाइजर का 2 केस, उसको हटा देना है खुद से कटने वाले को और 1 से कटने वाले को, ठीक है।
तो ठीक है, तो हमने ये सारी बातें डिस्कशन कर लिया है। तो ये सब यार मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि 12 12 समथिंग समथिंग, ठीक है। बट इन केस अगर 12 की जगह पे 1200 हो जाए, 1800 हो जाए, इस तरह का डाटा आ गए, तब तो पॉसिबल नहीं है कि हम दिमाग में सर्च करके डिसाइड करें कि इसके कितने कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब का सिचुएशंस का जो हैंडल है वो हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि क्वेश्चंस का जो स्टार्टअप पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो अब अपने को थ्योरम पे अब वापस आना है। जैसे लिखा है लेट एनी नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर की होगा, ठीक है। 2 पावर x1 इंटू 3 पावर x2 प्लस 5 पावर x3 इंटू 7 पावर x4। आज की डेट में हम लोग एक्सपोनेंशियल वाले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल वाला, किसी भी प्राइम नंबर के पावर एक्सपोनेंशियल निकालने का। तो किसी भी नंबर का ध्यान रहेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा है, ठीक है। एक्सपोनेंट निकालना हमने फैक्टोरियल में सीखा था। ये एक्स कहीं भी फैक्टोरियल हमने नहीं लगाया है, आपको उससे नहीं सोचना है। मैं बस ये बता रहा हूं कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा, आपका पहला स्टेप होगा कि उस नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मेथड देता हूं आपको जस्ट फॉर से आइडिया। फैक्टराइजेशन, फैक्टर ऑफ एन। आपको जो नेचुरल नंबर दिया जाएगा उसका आपको क्या करना है? फैक्टर। अब फैक्टर किस तरह से करें? इन प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग करना है। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे बच्चों यहाँ पे मान लो लिखा है 45, ठीक है, या कुछ भी ले लो, फिलहाल 45 लेता हूँ। तो ये 3 5 3 5 5 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है? 3 3 5 5। तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग, जी हाँ। यानी 45 का जो प्राइम फैक्टर हुआ कुछ इस तरह का हुआ, ठीक। मान लो कुछ इस तरह का हो जाए, मे बी जैसे मैं अपनी तरफ से बना दूं। सपोज दैट लिखा हुआ है 24 मान लिखा है। तो जैसे ये 4 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि 24 को मैथमेटिकली क्या ले सकते हो? 4 2 3। तो देखो फैक्टर तो हुआ, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर फैक्टर है? ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक 3 प्राइम है, एक 2 प्राइम है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। प्राइम नंबर कैसा होता है? 2 3 5 7 11 13 17। प्राइम नंबर से कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर में सेट कर लेना है डाटा को, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करें? इस 4 को फिर हमें लिखना पड़ेगा मैथमेटिकल, ताकि ये प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने इसके बेस को प्राइम नंबर में सेट कर लिया। तो ये जितना भी बेस में लिखा है आप देख सकते हो सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको उस नंबर का जो भी नेचुरल नंबर दिया जाएगा, ध्यान रखेगा यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा है, ठीक है। ये नंबर है, किसी ने जैसे 1800 बोल दिया, 2500 बोल दिया, 2101 बोल दिया, जो भी इस तरह समथिंग कुछ भी बोल दे, फैक्टोरियल नहीं, ध्यान दें, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ एन, तो सबसे पहला काम होगा कि उस एन का आपको फैक्टर करना है। किस तरह से? प्राइम नंबर पे सेट करना है। प्राइम नंबर के जितने भी पावर सेट होंगे वो सारे सेट कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दिया, तभी ये रूल डायरेक्ट काम आएगा जो भी हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब आप n को प्राइम नंबर के पावर में सेट कर लोगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा कुछ इस तरह का आएगा। देखो क्या, पहले के पावर, अगर 2 का पावर उस प्राइम में आ रहा है तो उसमें एक ऐड कर दो। 3 का पावर भी अगर आ रहा है उसमें भी एक ऐड कर दो। 3 का पावर आ रहा है तो इसमें भी एक ऐड कर दो, और 4 आ रहा है तो इसमें भी एक ऐड कर लो। और मान लो प्राइम नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉट डॉट लिखा है, तो सिचुएशन वही है कि इस तरह से आपको करते करते चले जाना है, ठीक है। इस तरह से करते करते चले जाना।
तो इसमें हर तरह के डिवाइजर्स आपको मिल रहे होंगे टोटल। जैसे मैंने जो 12 का एग्जांपल दिया था, इसके टोटल 6 डिवाइजर आए थे, टोटल 6 डिवाइजर्स। हम थोड़ा इससे लगा देख लेते हैं क्या आता है। 12 का जब फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 3, क्या ये प्राइम नंबर है में? नहीं जी, इसको तो हमें सेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो बेस प्राइम नंबर में, तो क्या लिखे 2 + 1, तो 3 आ जाएगा, फिर 1 + 1 2, 3 2 जा 6 में जा गया। तो ये टोटल आंसर है, ठीक है, पूरा कंप्लीट डिवाइजर है। लेकिन अगर बात किया जाए प्रॉपर डिवाइस के डायरेक्ट फॉर्मूले का, तो कुछ नहीं करना है, ये जितना टोटल डिवाइजर्स था उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे। तो अंडरस्टूड है, प्रॉपर डिवाइजर सिर्फ 2 ही होते हैं, तो उसी 2 को हटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर के लिए आपको सिर्फ 2 नंबर हटाने होते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। तो वो कितने केस होंगे? 2 ही केस तो थे, इसलिए 2 हटा दिए। तो अब जो आंसर आएगा ये आएगा प्रॉपर डिवाइजर्स का, ठीक स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका प्रॉपर डिवाइजर का फॉर्मूला। अब बात करते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स। अब लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी इस तरह से मैं कर देता हूं। जैसे मान लो आपने 12 का, सपोज दैट 12 का हमने जब कर रहे थे तो 2 × 2 इंटू 3 × 1 आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 2 × 2, तो आपको 2 के पावर में सेट करना है पावर कुछ इस तरह से, 0 से स्टार्ट करो और सम करते हुए चलो तब तक जब तक यहाँ का मैक्सिमम पावर ना आ जाए। 0 से स्टार्ट करना है और पावर एक बढ़ा जाना तब तक जब तक कि उस प्राइम नंबर के पावर ना आ जाए, तब तक लिखना है। अब इसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई सवाल ऐसा है जिसका हमने प्राइम नंबर निकाला और सपोज दैट मान लो आ गया 5, कोई सवाल था ऐसा, तो लिखेंगे 0 1 2, फिर अगला लिखेंगे 2^3, फिर 2^4, फिर 2^5, 5 आया, स्टॉप। तो इसीलिए इन जनरल हमने क्या लिखा है x1। तो इस तरह से करते करते आपके कई सारे टर्म्स आएंगे। तो ये स्टॉप कहाँ होगा? जितना यहाँ पे पावर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर x1, जितना पावर होगा उतने ही पे रुकेंगे, और स्टार्ट हमेशा पावर 0 से ही होगा, और मतलब पूरे के पूरे एक एक पावर बढ़ा जाएंगे तब तक जितना पावर यहाँ पे लिखा होगा। अब फैक्टर में 3 अगर आता है तो 3 के हिसाब से सोचेंगे, 3^0, 3^1, 3^2 एंड डॉट डॉट 3 की पावर यहाँ पे हमने x2 लिखा है। मान लो कि किसी नंबर का फैक्टर करते हो उसमें 5 के पावर भी बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा हो, शायद मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये आपस में मल्टीप्लाई सिंबल है, ध्यान दें। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये उस चीज का जवाब आएगा क्या? सम ऑफ डिवाइजर, मतलब जितने इसमें डिवाइजर टोटल केस बनेंगे। जैसे 12 में डिवाइजर हुआ था 6, तो वो जो नंबर आए थे ना 6 1 2 3 1 2 3 4 6 12, ये जितने नंबर्स आए थे इनके सम का जवाब ये फॉर्मूला देने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितने डिवाइजर्स थे गाइस उन सबके सम आ जाएंगे, ठीक। तो और भी डाटा बनते हैं, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें समझ में आता रहेंगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इन सारी बातों को अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल। तो चलिए स्टूडेंट अभी स्टार्ट करते हैं उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बेस है, ठीक है। बट मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिया है 4th नंबर का, जैसे मैंने लिखा है ऑड डिवाइजर्स, या पूछ सकता है फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। तो सिर्फ अगर स्पेशल नाम देके पूछेगा ऑड इवन वाला बताओ, तो उसके लिए क्या करेंगे 4th एग्जाम्पल में हम समझेंगे, ठीक है। और कम से कम शुरुआत जो 3 है ये तो आपका आसान है, फॉर्मूला बेस है, तो हम लोग एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो गाइज जो नेचुरल नंबर इस केस में है वो 1800 है, ठीक है, 1800। तो इस पर्टिकुलर नंबर्स का आपको ये सारे 4 क्वेश्चन आपके जवाब देने। तो मैंने क्या बताया था, आइडिया क्या था भाई,
स्टार्ट जो करना है आपको हमेशा इस 1800 का फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करना है। तो 1800 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन तो बहुत सारे होंगे, तो इसलिए हमने कहा था कि आपको हमेशा प्राइम नंबर में सेट करना पड़ेगा डाटा को। तो मैंने 1800 का आपके सामने फैक्टराइजेशन जितने पॉसिबिलिटी थी सबसे कैंसिल होते होते पूरा कैंसिल हो चुका है। अब आप इसमें देखो प्राइम नंबर के पावर क्या क्या सेट हो सकता है इसमें। जैसे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, तो आपका पहला काम होगा कि 1800 का जो भी नंबर लिखा होगा यहाँ पे 1800, 2500, 2131 जो भी लिखा होगा, सबसे पहला काम होगा वो फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में आएगा या बोर्ड में या एकेडमी में जो भी है वहाँ पे ऐसा डाटा लिखा जाएगा जिससे कि थोड़ा सा फैक्टराइजेशन आपका आसान हो सके। तो अब मैं इस डाटा को मिटा सकता हूँ, मैंने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही किया हुआ है। आई होप आप देख रहे हो। अब स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस नंबर का जो डिवाइजर है उसके अंदर 3 प्राइम नंबर में सेट है। तो क्या तरीका बताया था, 3 नंबर अगर है तो 3 ब्रैकेट बना लो, और फिर बाद में हमने डॉट डॉट इसलिए लगाया था कि अगर 3 से ज़्यादा फैक्टर हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में डॉट डॉट लगाया। तो गाइस यहाँ पे 3 टाइप के प्राइम नंबर है इसलिए 3 ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या बताया था कि पावर में एक ऐड कर दो, दूसरे वाले पावर में जो लिखा है उसमें एक ऐड कर दो, तीसरे वाले पावर में जो लिखा है उसमें एक ऐड कर दो। ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 36 वेज होंगे। या मैं कहूँ वेज नहीं, तरीका लिखना सही नहीं रहेगा, ये कहना सही है कि फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर। टोटल 36 डिवाइजर ऐसे हो सकते हैं जिससे 1800 हमेशा कैंसिल होगा ही होगा, कंप्लीट कैंसिल होगा। सिर्फ 36 ऐसे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग करने पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 12 का, तो 12 के जो डिवाइजर्स आए थे वो 6 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिससे डिवाइड करने पे 12 ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1800 में 36 नंबर ऐसे हो सकते हैं। ये 36 नंबर है, 36 वो नंबर नहीं जिससे डिवाइड करने, काउंटिंग करने से जो नंबर आएगा वो टोटल 36 होंगे। ये उस चीज का आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो प्रॉपर डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर, तो प्रॉपर डिवाइजर उसे कहते हैं टोटल डिवाइजर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो टोटल डिवाइजर कितना है 36, में से कौन सा हटाना है, सिर्फ 2 हटाना है। और ये 2 में कौन कौन से, इट सेल्फ कब बनेगा भाई, जब इनके पावर 0 रहे होंगे, मतलब 1, एंड इट सेल्फ बोले तो 1800। ठीक है, तो 1 और 1800 जब ये 2 हटेगा तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर डिवाइजर्स होगा। ठीक है, तो आई थिंक सब्ट्रैक्ट करने के बाद 34 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2 सवाल तो काफ़ी आसान था। हालांकि मैंने फॉर्मूले में ये पूरा लिखा था, तो यहाँ पे -2 लिखा, नो प्रॉब्लम, चाहो तो एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, बट हमने टोटल में से 2 सब्ट्रैक्ट करते, एक्चुअली टाइम बचाया हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। हमने क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स के लिए सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स के लिए क्या करें, आपको जो पावर लिखना है कुछ इस तरह का। कितने डिवाइजर है, 3 है, तो आपको 3 ब्रैकेट बना लेना इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, तो देखो 2 की पावर क्यूब, तो मैंने क्या बताया था
2 की पावर 0 से स्टार्ट करो और एक एक पावर बढ़ाते चलो तब तक जब तक कि 3 ना आ जाए, क्योंकि हमें 3 पे स्टॉप करना है। ठीक, अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 0, फिर एक एक पावर बढ़ाते जाए जब तक कि पावर 2 ना आ जाए। तो देख सकते हो पावर 2 आ गया, हम रुक गए वहां पे। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, अब क्या करें? अब देखो यार, कई बार क्या होगा कि इस तरह से जब सम ऑफ डिवाइजर पूछा जाएगा, कई बार डाटा बड़ा छोटा छोटा होगा, तो उसे नॉर्मली हम मैथमेटिक्स से काउंट कर लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 4, ये 8 है। ऐड करने से जो कुछ आएगा देख लेंगे। सिमिलरली ये अगर सोच के देखो कि अगर 2 की पावर यहाँ 31 लिखा होता 31, तो क्या हम 31 टाइम्स लिख सकते थे क्या? वो पॉसिबल ही नहीं है ना इतना बार लिखना। तो इसीलिए इस तरह के सवाल अगर जब सम करेंगे तो हमेशा ये ब्रैकेट वाइज ऑलवेज जीपी बनता है। जीपी ध्यान है, जीपी बोल लो। और जीपी का सम आपको पढ़ाया गया है, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो इसका हर ब्रैकेट एक जीपी बनेगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए हम जीपी के पास नहीं जाना चाहते। ये तो बेसिक से लग जाएगा यार। 1 + 2 + 4 + 8, यह आ जाएगा 1 + 3 + 9, यह आ जाएगा 1 + 5 + 25। तो सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 4 + 2 6 + 8 14 + 1 15 इंटू यह आ जाएगा 13 इंटू 31। ठीक, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो कुछ आएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर हमेशा इसका मल्टीप्लिकेशन करके ही दिया जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना इतना तो आता ही होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर आएगा। अब हमारा ये जो 3 क्वेश्चंस थे अभी तक, ये सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड चल रहा था। अब इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ इसमें ऑड डिवाइजर पूछा है, सारे डिवाइजर नहीं। पहला क्वेश्चन था उसमें हम सब डिवाइजर पूछ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं। तो हमने लगाया था 36 वेज आए थे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली सारे डिवाइजर की बात नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ ऑड वाले चाहिए। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ऐसे पूछ सकता है। तो जब इस तरह के स्पेशली दे के आपसे पूछा जाए तो क्या करना चाहिए, तो अब हम लोग उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो फोर्थ है, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं गया स्पेशल के लिए, तो इस सारे सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करेंगे, बस एक छोटी सी बात है, उस पर आप ध्यान दे दो, काम बन जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में गाइज ऑड डिवाइजर के क्वेश्चंस होंगे, आपका सिर्फ एक फोकस होगा कि आपने जो प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज किया है एज ए प्राइम नंबर पावर, और पूछ दिया क्वेश्चन में वैसा आप सिर्फ ऑड वाला बताओ, ऑड डिवाइजर बताओ। इन सारे सिचुएशंस में सिर्फ आपको उसी नंबर पे काम करना है जो ऑड के पावर में लिखा हो, सिर्फ ऑड के पावर में। इवन को देखना भी नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि ऑड से कैंसिल होने वाला डाटा चाहिए। तो बताओ ऑड से कैंसिल होने के लिए कितने डाटा बनेंगे, 2 वेक्टर बनेंगे। तो सेम क्वेश्चन 2 + 1 एंड 2 + 1 कितना जाएगा, 3 × 3 टोटल हो जाएगा 9। हो गया। तो क्या बोला, जब ऑड डिवाइजर कहेगा सिर्फ उस नंबर के फैक्टराइजेशन पे सिर्फ ऑड वाले नंबर से बातचीत करना है, फिर जो पावर होता है उसमें हम लोग ऐड करके 1 1 काम बना लेंगे। लेकिन सबके पावर में एक एक ऐड करिए तभी होगा जब आपसे पूछा जाएगा टोटल डिवाइजर बताओ। यहाँ पे स्पेशली आपको नाम देके पूछ रहा है कि भाई साहब सिर्फ ऑड डिवाइजर बताओ, सिर्फ ऑड वाला, इसलिए हमें ऑड पे फोकस करना है। बाई चांस अगर इस सवाल में अगर यहाँ पे ऑड की जगह पे इवन लिख देता, तो इवन के लिए हम इसको नहीं देखते, फिर सिर्फ इवन वाले फैक्टर्स को देखते, जो कि यहाँ पे 2 की पावर क्यूब है। ठीक है, तो कितना आता अगर यहाँ पे इवन लिखा होता तो अगर 3 है तो 1 ऐड करेंगे कितना जाएगा 4। तो यानी टोटल ऐसे 4 डिवाइजर हो सकते हैं जो इवन से कटने वाले होंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्स हमने सारे गाइज यहाँ पे वेरिएशन कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोग का आज का लेक्चर ये फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन प्रिंसिपल सीखेंगे। जैसे आज के लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, कैसे पता चलता है कि क्वेश्चंस में ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं।
ठीक, एक बार वीडियो अच्छे से देख लो, कंफर्म हो जाए तभी नेक्स्ट वीडियो देखना। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।